हेडिंग लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। एक चीज यहां से क्लियर रखना, आपने कुछ दिन पहले पढ़ा था बल युग्म आघूर्ण, पढ़ा था भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था कुछ दिन पहले। कंफ्यूज मत होना, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद, सिलेबस खत्म करने के बाद भी कंफ्यूजन बच्चों का ये रह जाता है कि हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो पढ़ा था, ये कौन सा आघूर्ण है। ध्यान देना, अगर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहें तो एक्चुअल में बात किसकी हो रही है, बात इसकी हो रही है कि समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखें, अल्प दूरी 2l पर स्थित है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P बराबर विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बलयुग्म का आघूर्ण पूछे तो बलयुग्म का आघूर्ण आज हम करेंगे। ये बलयुग्म आघूर्ण शायद से मुझे याद आ रहा है टॉर्क, ये 11th में भी पढ़ाया होगा कभी ना कभी, सेम चीजें यहाँ पर भी हैं, होगा यही वाला चीज, विद्युत द्विध्रुव का ही यूज होगा। समझो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, ये विद्युत द्विध्रुव ही है बट इस विद्युत द्विध्रुव पर क्या लगेगा, बल युग्म लगेगा। बल युग्म, बल मतलब फोर्स लगाना, युग्म मतलब जोड़ा, दो फोर्स एक साथ लगेंगे इस पे, इस शब्द को तोड़ो, विद्युत द्विध्रुव पर, इस पर बल युग्म लग रहा है। बल युग्म मतलब बलों का जोड़ा, दो बल इस पे एक साथ लगेंगे। और आघूर्ण का मतलब होता है घुमाना, दो बल इस पे इस टाइप से लगेंगे कि ये क्या होने लगेगा, फाइनली घूमने लगेगा। ठीक है, जैसे कि ये है, ये आपका है और इसको सपोज करते हैं कि हमने ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसे किसी फिक्स एक्सिस में हमने फिट कर दिया और इस पे ऊपर से भी बल लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और नीचे से इस पे बल लगा रहे हैं विपरीत डायरेक्शन में। जब ऊपर नीचे दोनों टाइप से इस पे बल लगाओगे, सेम फोर्स लगाओगे ऊपर नीचे, तो ये फाइनली क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, घूमने लगेगा। इसी को कहते हैं टॉर्क। यही है आघूर्ण, एक बल ऊपर से लग रहा है, एक बल नीचे से लग रहा है, तो ये फाइनली क्या हो रहा है, घूर्णन उत्पन्न कर रहा है, तो इसी को कहते हैं आघूर्ण। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर बल लग रहा है और बल की वजह से विद्युत द्विध्रुव क्या होने लग रहा है, घूमने लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो बल मैंने स्केल पर तो मैंने खुद बल लगाया, इस पर बल कौन लगाता है, बल लगाने वाला भी तो कोई होगा, कौन बल लगाता होगा। देखो ये तो विद्युत द्विध्रुव होता है, इस पर बल लगाता है विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है। इसको पूरा लिखेंगे तो ये होगा विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, इतना लंबा होगा ये। ठीक है, मैं पूरा एक डायग्राम बना रहा हूं, इसी विद्युत द्विध्रुव को, इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इसको मैं एक विद्युत क्षेत्र में रख रहा हूं। और ऐसा वैसा विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लगातार उसकी मान चेंज हो, विद्युत क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसका मान क्या रहे, हमेशा समान। इसको कहते हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र। कैसा विद्युत क्षेत्र बनेगा ये विद्युत क्षेत्र, यस एक समान। डायग्राम हम इधर कहीं बनाते हैं, डेरिवेशन एकदम छोटा सा है, ये 3 नंबर में भी बन सकता है, 5 नंबर में भी बन सकता है, मैं समझाऊंगा 3 और 5 दोनों में कैसे कैसे बनता है एकदम इजी डेरिवेशन। और ये डेरिवेशन आपको लगातार 2 चैप्टरों में मिलेंगे, विद्युत विभव वाले में भी मिलेगा ये डेरिवेशन आपको, सेम टू सेम। देखो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम इतने सारे लाइंस की बात एक साथ करेंगे तब हम इसको विद्युत क्षेत्र कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब एक एक लाइन की बात करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जब एक एक लाइन की बात करेंगे तो इसी को कहते हैं विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जब एक साथ पूरी बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, एक एक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा। ये एक विद्युत क्षेत्र है, और कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी रैंडमली किसी भी पॉइंट को चुन लो, ये पॉइंट, ये कोई भी एक पॉइंट चुन लो, सब पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 5 न्यूटन कुलाम है पर कुलाम है, तो हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा,
5 न्यूटन पर कूलम ही होगा। तो ये कैसा डायग्राम बन रहा है? ये एक विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा गया है? विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। अब आप क्या करो, उस इलेक्ट्रिक डायपोल को उठाओ और यहां पर रख दो। यही जो था इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव, हमने इसको उठाया, ये हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, और हमने इसको यहां पर किसी एंगल बनाते हुए रख दिया। एंगल नहीं बनेगा तो हमें फिर फॉर्मूला नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमें एंगल दिखाना पड़ेगा। ये विद्युत द्विध्रुव हमने तिरछा करके यहाँ पे रख दिया है। कैसे पता ये विद्युत द्विध्रुव है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब इस पे विद्युत द्विध्रुव में क्या होते हैं? दो आवेश होते हैं। दोनों आवेश किस डायरेक्शन में होते हैं? दोनों आवेश की प्रकृति कैसी होती है? एक दूसरे से विपरीत। ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? आवेशों के बीच की दूरी होती है 2l, ठीक है। ये आवेशों के बीच की दूरी है 2l, ठीक है, ऊपर, और ये नीचे साइड की दूरी। ये वैद्युत द्विध्रुव है। समझ गए इतना? ठीक आ रहा है उसमें? फिर फ्लिक वगैरह तो नहीं हो रहा है? देखते रहा करो एक एक सेकेंड। अब डायग्राम समझ में आ गया? एक विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है? तो तेज बोलो, कैसा विद्युत क्षेत्र है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस विद्युत क्षेत्र में क्या स्थित है? वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की वजह से इस विद्युत द्विध्रुव पे फोर्स लगेगा, ठीक है। एक फोर्स इसको आगे की तरफ ले जाएगा और दूसरा फोर्स इसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा, विपरीत डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं, सपोज करते हैं प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को विद्युत क्षेत्र ऊपर से, जब विद्युत क्षेत्र इधर से गुजर रहा है तो इस प्लस चार्ज वाले हिस्से को इस साइड घुमा दे रहा है, जबकि नेगेटिव चार्ज वाले हिस्से को इस साइड घुमा दे रहा है, ठीक है। दोनों टाइप से फोर्स लग रहा है। और हमेशा याद रखना, अगर हम आघूर्ण की बात करें, इसका मतलब है इसका बीच का पॉइंट कोई फिक्स मान के चल रहे हैं, एक ही जगह घूमेगा। जब इसको ऊपर से भी घुमा रहे हो, नीचे से भी घुमा रहे हो, यही है मार्कर। इसको ऊपर से भी आप सेम और स्पीड से घुमा रहे हो, नीचे से भी, दोनों साइड से समान बल लगा रहे हो और विपरीत दिशा में लगा रहे हो, तो फाइनली ये क्या करना स्टार्ट करेगा? ये घूमना स्टार्ट करना करेगा, ठीक है, रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को आघूर्ण कहते हैं। जब वो अपने एक अक्ष पे घूमने लगता है, एक्सिस पे क्या होता है? रोटेट करने लगता है, ये है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है। डायग्राम सिर्फ इतना है, इस पे दो बल लग रहे हैं ऊपर, F इधर भी F, दोनों बल को निकालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि बल समान है लेकिन दिशा विपरीत है। बल युग्म का आघूर्ण आप कैसे निकालोगे? ये कैसे करेंगे? देखो, बल युग्म का आघूर्ण को किस चीज से दिखाते हैं? यही चीज लिखना है, द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यहां पे सिंपल लिखना है, बल युग्म का आघूर्ण। किस चीज से दिखाते हैं बल युग्म के आघूर्ण को? देखो, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, 11th याद हो तो थोड़ा बहुत याद होगा। बल युग्म के आघूर्ण को दिखाते हैं टॉर्क से, ठीक है। टॉर्क कहते हैं, टॉ से दिखाते हैं। एक टॉ बनता है हिंदी में, ये वाला टॉ नहीं है, ये फिजिक्स वाला टॉ है। ये जैसे कैपिटल जे होता है ना, कैपिटल जे को थोड़ा छोटा करो, हाइट में इसको थोड़ा बोना बना दो, तो ये छोटा जे बन गया। अब इस छोटा जे को क्या कर दो? फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो, तो ये ऐसे ना बन के ऐसे बनेगा। इसी को क्या कहते हैं? टॉ। क्या कहते हैं इसको? टॉ, ठीक है। इसको टॉर्क कहते हैं इंग्लिश में, टॉर्क। बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म के आघूर्ण का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? टॉ बराबर, ठीक है, आप यहाँ किनारे लिख सकते हो, बल युग्म का आघूर्ण, मैं सिर्फ टॉ लिख रहा हूं, या फिर इधर लिखते हैं, टॉ बराबर कितना हो जाएगा? बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणा बलों के बीच की
लंबवत दूरी, तो ये हो जाएगा बल गुणा बलों के बीच की लंबवत बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये क्या है आपका बल युग्म का आघूर्ण है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने बल को किस चीज से दिखाया है? बल को इस चैप्टर में क्या, पूरी फिजिक्स में बल को एक ही चीज से दिखाया जाता है, किस चीज से? एफ से दिखाते हैं बल को, फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? क्यू ई। ठीक है, एक तो कूलाम के नियम वाला आपने पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, या K Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है हाँ, या फिर आपने पढ़ा होगा ये E बराबर F अपॉन Q, ये तो पढ़ा है ना। इसी से हमने क्या फॉर्मूला बनाया, F बराबर क्यू ई। ठीक है, Q क्या है? Q ये आवेश का मान है, और E क्या है? E इस विद्युत क्षेत्र का मान है, ये विद्युत क्षेत्र का मान है E। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। बल का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई। तो आपको बल की जगह तो ये फॉर्मूला पुट कर देना है, सिंपल। बल की जगह क्या आ जाएगा? F बराबर क्यू, या फिर सिंपल मैं F ही लिखता हूँ फिलहाल, इसको F लिखता हूँ, फॉर्मूला बाद में पुट कर दूंगा। जबकि आपको दिमाग में रखना चाहिए यहाँ पे F बराबर क्या है? क्यू ई, ये फॉर्मूला है, सिंपल छोटा सा फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है। बलों के बीच की लंबवत दूरी का क्या मतलब है? बलों के बीच की दूरी होता तो समझ में आता, लंबवत दूरी है तो ये डिफरेंट चीज हो गया। अगर बलों के बीच की दूरी पूछता तो ये होता सिंपल, एक बल ऊपर है एक बल नीचे है। दूरी का क्या मतलब है कि एक बल ऊपर लग रहा है, ये प्लस वाला F बराबर क्यू ई है ना, तो ये प्लस चार्ज है, तो ये प्लस क्यू ई हो जाएगा। एक बल इस डायरेक्शन में है तो ये बराबर हो जाएगा F बराबर माइनस क्यू ई। तो अगर सिर्फ बल पूछता तो हम इस डाइपोल की दूरी को दिखाते, बलों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 2L। लेकिन यहाँ लंबवत दूरी वर्ड यूज किया है, लंबवत दूरी में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जब लंबवत दूरी आए तो हम सिंपल सा डाइपोल के बीच की डिस्टेंस नहीं नापेंगे, हम जब डिस्टेंस लंबवत आएगा तो हम इस दूरी को एक लंब खींचेंगे, 90 डिग्री का एंगल, सीधा लाइन खींचेंगे, और तब देखेंगे ये लाइन दूसरी वाले आवेश से कितनी दूर है या दूसरे बल से कितना दूर है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, बलों के बीच की लंबवत दूरी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा इससे कि आपको सिंपल सा इसकी बीच की दूरी नहीं निकालोगे, पहले आप एक लंब खींचोगे विद्युत क्षेत्र पे। ठीक है, एक आप यहाँ पे लाइन खींचोगे, ये लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ये अपने हेल्प के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, डेरिवेशन करने के लिए, इसलिए काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा को हम किस चीज से दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले वाले बल से लेकर के दूसरे वाले बल के बीच, ये दूसरा वाला बल है यहाँ पे, दूसरे वाले बल के बीच कि आपके इसके लिए एक लंब खींच लेना है, एक लंब खींचा, और फिर इनके बीच की डिस्टेंस आपको वो करनी है। लंबवत दूरी का मतलब क्या, आपको अब जाकर के डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। आप चाहो तो इनका डायरेक्शन कुछ दे सकते हो, नाम दे सकते हो, ये हो गया ए, सपोज दैट, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब बताओ बलों के बीच की लंबवत दूरी किसे कहेंगे? ठीक है, ये आपका बी से सी, ये हो गया बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बी टू सी। ठीक है, बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये डिस्टेंस, पहले बल और दूसरे बल के बीच में लंबवत कितना डिस्टेंस है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत आसान है। अब आते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। टॉर्क बराबर या टॉर्क बराबर एफ का मान कितना होता है? क्यू ई, ये तो हमें पता है। बी से सी की डिस्टेंस कितनी है ये पता है? बी से सी की डिस्टेंस कितनी है? नहीं पता है। अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, त्रिभुज जैसा कहीं। जब भी आपको दूरी का पता करना हो, एंगल का पता हो कि ये समकोण त्रिभुज है, तो सीधी सी तरीका आपके पास, आप यूज कर सकते हो
त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहीं पे भी आए तो दो ही चीज करते हैं, या तो पाइथागोरस यूज करते हैं या फिर हम यूज करते हैं साइन कॉस टेन में से किसी का। ठीक है, ठीक है। अगर आप ट्राइंगल में से आप बी और सी के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा साइन कॉस टेन में से किसी एक का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जब तीन में से दो दिया हो, तीसरा निकालना हो तो हम पाइथागोरस यूज करते हैं। बस तीन में से आपको सिर्फ एक ही दूरी दिया हुआ है। मैं किसे कह रहा हूं आखिरकार तीन? मैं इसे कह रहा हूं, अगर ये ट्राइंगल, मैं उस ट्राइंगल को अलग कर रहा हूं, अगर ये ट्राइंगल है, या फिर और बड़ा बना देते हैं, अगर ये ट्राइंगल है, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? सी, ये क्या है? बी, ये क्या है? ए, और ये कितना एंगल बना रहा है? सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, सपोज दैट। तो आपको सिर्फ यही दूरी पता है, ये विद्युत ध्रुव के बीच की दूरी ही पता है आपको, सिर्फ 2l, सिर्फ यही दूरी का आपको बोध है। बाकी a टू c की डिस्टेंस नहीं पता आपको, b टू c आपको फाइंड करना है, इसका भी नहीं पता। जब तीन में से एक ही पता हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हो, और तीन में से दो का पता होता अगर तो हम किसका यूज करते? पाइथागोरस का यूज कर सकते थे। हमें पता क्या करना है? एसी का काम है कुछ यहाँ पे? एसी का कोई काम नहीं है। बीसी हमें कैलकुलेट करना है। इस त्रिभुज में बी टू सी के बीच का जो डिस्टेंस है ये एक्चुअल में है क्या? लंब है, कर्ण है, आधार है? बीसी क्या है एक्चुअल में? थीटा की सामने वाली भुजा। त्रिभुज में कोण की सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो ये थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने जो भुजा वो क्या होगी? लंब होगी। और कौन सी भुजा हमें ज्ञात है? बी टू ए, या फिर ए भी हमें ज्ञात है, तो ए भी क्या है? कर्ण है, क्योंकि त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो एक्चुअल में हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण का पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें लंब और कर्ण दोनों आता हो? साइन कॉस टेन किस में आता है? लंब और कर्ण दोनों। साइन थीटा कितना होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा में लंब और कर्ण दोनों आता है। अगर आप साइन का यूज करोगे तब आपको लंब का पता चल जाएगा। कैसे यूज करेंगे? देखो, साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है हमारे पास? नहीं पता, तो BC लिख देते हैं सिंपल। और कर्ण कितना है? AB की डिस्टेंस कितनी है? 2l। तो एक्चुअल में साइन थीटा बराबर BC अपॉन 2l आ गया। तो BC बराबर कितना आ गया? 2l इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2l साइन थीटा। सिंपल सा, क्लास 10th की आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज की, त्रिकोणमिति यूज की। साइन थीटा बराबर BC अपॉन 2l, तो BC बराबर कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा। अब आप BC की जगह किसकी वैल्यू रख सकते हो? सिंपल 2l साइन थीटा। तो आप BC की जगह सिंपल सा रख सकते हो 2l साइन थीटा। ये कहाँ से आया? घर पे जाके कंफ्यूज जाओगे। तो अगर आज ही जाकर के नोट्स खोलोगे तो कंफ्यूज तो किसी जन्म में नहीं होना है। अब ये नोट्स खुलेगा, सीधा संडे का वेट करेंगे, संडे को पढ़ेंगे हम, तो हो सकता है कि भूल जाओगे आया कहाँ से 2l साइन थीटा। तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 2l साइन थीटा कहाँ से आया? चूंकि साइन थीटा बराबर क्या था? BC अपॉन 2l। यहीं से आप समझ जाओगे, बाकी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा बराबर कितना है? BC अपॉन 2l। तो यहां से BC बराबर हो गया 2l साइन थीटा। तो ये टॉर्क निकल गया QE 2l साइन थीटा। आप अपनी फाइनल आंसर से बस एक कदम दूर हो। बहुत छोटा डेरिवेशन है ये। डेरिवेशनों की दुनिया में जो आपने पिछले दो डेरिवेशन पढ़े हैं उसकी तुलना में बहुत छोटा है। अब बताओ, इसमें Q भी है, 2 भी है, L भी है। जब Q 2 L एक साथ हो तो इसे अब क्या कहते हैं? P पढ़ा है हमने, विद्युत ध्रुव। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। अभी 10 मिनट पहले भी मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था उसका, P का फॉर्मूला Q इंटू 2L। कभी भी एक साथ Q 2 और L दिया हो, Q 2 और L दिया हो तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? P पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो टॉ बराबर कितना हो जाएगा? Q 2 L के जगह मैं क्या लिख दूंगा? सीधा सीधा P। तो Q 2 L ये यूज हो चुके हैं, बचा क्या? E बच गया और आगे बच गया साइन थीटा। तो ये आ गया PE साइन थीटा। ये आपका फाइनल आंसर है। ये डेरिवेशन सिर्फ इतना सा, अगर ये 3 नंबर में पूछा जाता है तो
सिर्फ इतना सा डेरिवेशन है। अगर 3 नंबर में आया, 5 नंबर में आया तो एक स्पेशल केस देता है वो, आपको अधिकतम या न्यूनतम स्थिति पूछता है। अगर ऐसा डेरिवेशन आ ही रहा है आपके पास तो दुआ करो कि 5 नंबर में आए, वो मैक्सिमम और मिनिमम वाला एकदम आप आराम से कर लोगे। पहले ये बताओ इतना समझ में आया? फॉर्मूला सिंपल सा है, आघूर्ण क्या होता है? बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल का फॉर्मूला QE, और बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना हो जाएगा? इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो या एक दो बार अगर रिवीजन कर लोगे तो याद भी हो जाएगा। कितना हो जाता है? 12 sin थीटा। ये 12 sin थीटा कैसे आया पता चल गया? sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण BC/12, तो वहां से BC बराबर हो गया 12 sin थीटा। फिर कुछ नहीं था, Q2L को एक साथ लिख दिया तो ये P हो गया, E को E, sin थीटा की जगह sin थीटा। बस इतना ही है 3 नंबर का। ठीक है, इसमें अधिकतम और न्यूनतम वाला क्या बोल रहा हूं मैं? स्पेशल केस आते हैं आपके पास इसका। जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे तो स्पेशल केसेस पूछते हैं, विशेष स्थितियां आपको पूछेंगे। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहेगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत विद्युत पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए तथा अधिकतम व न्यूनतम बल आघूर्ण की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। दोनों नहीं पूछेगा, या तो अधिकतम पूछेगा या फिर न्यूनतम पूछेगा। पूछेगा किस स्थिति में यह बल आघूर्ण अधिकतम होगा, किस स्थिति में यह बल आघूर्ण न्यूनतम होगा। तो ये सिंपल है, कभी भी अधिकतम और न्यूनतम फिजिक्स की कहीं पे भी पूछे तो वहां पे आपको एंगल से मतलब रखना है। साइन कॉस टेन हमेशा वहां पे रहेगा ही रहेगा। साइन की वैल्यू किस एंगल के लिए मैक्सिमम होती है और किस एंगल के लिए मिनिमम रहती है, आप वहीं से मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हो। सपोज यहां पे मैं लिख रहा हूं साइन थीटा की वैल्यू, अच्छा किसके लिए सबसे ज्यादा किसके लिए सबसे कम होती है? साइन 0 कितना होता है? साइन 0 डिग्री का आंसर कितना आता है? 0। और साइन 90 का आंसर कितना आता है? साइन 90 डिग्री का आंसर आता है 1। बाकी इसके बीच में जो भी चलता है साइन 0 और 90 के बीच में क्या क्या आता है? 30, 45, 60। ये जो भी आंसर रहेगा हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 1 आ रहा है और मिनिमम वैल्यू साइन 0। 0 से भी कम वैल्यू हो सकता है साइन का कोई? -1 होता है साइन का कुछ? क्यों साइन -1 क्यों नहीं हो सकता? ऊपर जाएंगे तो कब मतलब साइन की वैल्यू माइनस में क्यों नहीं हो सकती? साइन 90 प्लस 90 हो गया, साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी? साइन 180 मतलब 90 प्लस 90, यही हो गया ना, 90 प्लस 90 180। तो आपने तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा थीटा प्लस 90 या 90 प्लस थीटा करते तो कॉस थीटा हो जाता है। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका मतलब आपका एंगल साइन सबसे छोटा एंगल कब होता है? जब एंगल 0 हो, 0 डिग्री हो, तब आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। और जब एंगल 90 डिग्री हो तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो अधिकतम और मिनिमम कब आएगा? अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम मान तब आएगा जब आपका एंगल कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा, तब अधिकतम मान आएगा। तब थीटा की जगह 1 आ जाएगा, तब आंसर आएगा टॉ बराबर PE। और जब न्यूनतम मान होगा जब कब होगा? जब एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मतलब साइन 0 का आंसर कितना होता है? 0। तो PE इंटू 0 पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या आ जाएगा? न्यूनतम वैल्यू आएगा। 0 होगा कैसे? कौन सा 0? ये एंगल 0 कैसे होगा? अच्छा ये पूछ रहा हूं। देखो कभी भी एंगल का पूछा जाए तो P का मतलब क्या है? विद्युत ध्रुव। और E क्या है? विद्युत क्षेत्र। अगर ये विद्युत ध्रुव है, सपोज ये आपका जो मार्कर है ये विद्युत ध्रुव है, सपोज ये, अगर आप इस मार्कर को विद्युत क्षेत्र के ऊपर पूरा समांतर कर देते हो, इसके ऊपर पूरा चिपका देते हो, एकदम इसके ऊपर क्षैतिज हमने रख दिया, तब इसका एंगल कितना हो जाएगा? 0। कैसे? जैसे ये विद्युत क्षेत्र है,
विद्युत क्षेत्र के ऊपर आपने ये विद्युत ध्रुव रखा है, अभी इसका एंगल 0 है, और जैसे जैसे ये निकलेगा उसका एंगल इंक्रीज हो रहा है। अभी कितने एंगल पे आ गया, अब ये पीछे की तरफ जाएगा तो फिर 180, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहा हूं, जीरो का मतलब है जब, जीरो एंगल का मतलब है जब विद्युत ध्रुव क्षेत्र के साथ कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, एकदम उसके ऊपर पड़ा हुआ है, और जब खड़ा होगा तो ये 90 डिग्री फिर और नीचे घूमेगा। अब मैं ये कह रहा हूं, अच्छा जब ये द्विध्रुव है विद्युत क्षेत्र के ऊपर एकदम ऐसा पड़ जाएगा, तब इस विद्युत ध्रुव पर विद्युत क्षेत्र कोई भी मान नहीं लगाएगा, कोई भी बल नहीं लगाएगा, बल एकदम 0 हो जाएगा। मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? विद्युत क्षेत्र मत मानो इसको मानो कि हवा चल रही है, हवा की डायरेक्शन आप देख लो, ये जो ब्लू लाइंस दिख रही है विद्युत क्षेत्र ना समझ के हवा की डायरेक्शन समझो। हवा में अगर कोई चीज खड़ा है या फिर आप खड़े हो, तो जब आप खड़े रहोगे तब वो हवा मैक्सिमम आप पे लगेगी, ठीक है, समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप हवा की डायरेक्शन में सीधा खड़े हो तो वो हवा ज्यादा से ज्यादा आपको टच करेगी, लेकिन जितना ज्यादा आप हवा की डायरेक्शन में झुक जाओगे, जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में आप लेट जाओ, आप पे 1% हवा नहीं लगेगा, फिर आप पे हवा कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि आपका जो खुद का डायरेक्शन है आपका वो ऑटोमेटिक हवा की डायरेक्शन में हो चुका है। अगर आप उसी डायरेक्शन में लेट जाते हो तो सीधे खड़े रहोगे, आप पे मैक्सिमम हवा लगेगा, आप पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, लेकिन आप उसी हवा की डायरेक्शन में लेट जाओगे तो आप पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। वैसे विद्युत ध्रुव के साथ हुआ यहाँ पे, विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में लेट गया, लेटने का मतलब है 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और जब अब बिल्कुल सीधा रहेगा तो उस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा विद्युत क्षेत्र अब टकरा रहे हैं इसके साथ, और ये क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टॉर्क उत्पन्न करेगा। जितना ज्यादा सीधा उतना ज्यादा वो तेजी से घूमेगा बल की वजह से। समझ में आया? हेडिंग लिख चुकी हूं, डायग्राम में कुछ पूछना है? डायग्राम बनाओ जरा, डायग्राम बनाना, फिर लिखना मत कुछ, 1-2 लाइन लिखेंगे हम इसके बाद। बन गया? बन गया, ठीक है। क्या लिखोगे चित्र के बारे में, क्या है चित्र में? एक तो लाइन खींचे हैं, उस लाइन को क्या कहते हैं? मैं हमेशा क्या बोलता हूं, जो लिखना है चित्र के बारे में सबसे पहले दिमाग में सोचो मैंने क्या बनाया होगा डायरेक्शन। सबसे पहले बनाया क्या होगा डायग्राम में? सबसे मैंने विद्युत क्षेत्र बनाया होगा, विद्युत बल रेखाएं खींची होंगी। तो सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र में, और कैसे विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, विद्युत ध्रुव स्थित है, और कितने एंगल में, थीटा एंगल में। तो सिंपल सा आपको एक लाइन लिखना है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत ध्रुव थीटा कोण में स्थित है, जिस पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण होगा करके फिर कॉमा लगाओ, और कॉमा लगा के ये लिखो। फिर से बोलूं क्या लिखना है आपको? पहले डायग्राम समझने की कोशिश करो, कुछ नहीं, जो डायग्राम पहले बनाया उसको पहले लिखो। माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत ध्रुव थीटा कोण में स्थित है, थीटा कोण में स्थित है। इस विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण होगा, फिर कॉमा करना है, फिर नीचे टॉर्क लगा के ये लिखना है, बल गुणा बड़ों के बीच की लंबी दूरी, फिर ये उतार लेना है। लिख लिया? अब देखो स्पेशल केसेस कब आएगा, जब ये क्वेश्चन 5 नंबर में बनेगा, और एक्चुअल में उसमें पूछा जाएगा कि किस स्थिति में यह विद्युत ध्रुव अधिकतम कोण पर स्थित होगा, या फिर अधिकतम मान शो करेगा, या फिर पूछेगा किस स्थिति में यह न्यूनतम मान शो करेगा। तब आपको स्पेशल केस दिखाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ एंगल दिखाना है, क्योंकि इसमें साइन थीटा यूज हो रहा है। थीटा का 2 मान हमें ये पता है, 0 या फिर 90 डिग्री। साइन 0 पे 0 डिग्री आंसर 0 आंसर आता है, तो 0 सबसे न्यूनतम मान हो गया, और साइन 90 पे 1 आ रहा है आंसर, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। 0 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है? 1 बड़ा होता है, ठीक है, इतना सोच। 90 डिग्री पे इसका मतलब हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा, और सिर्फ 0 ही डिग्री पे नहीं मिलता है,
सबसे कम आंसर। 180 डिग्री पे भी कम आंसर आएगा, क्योंकि साइन 180 डिग्री का भी आंसर कितना आता है, 0 ही आएगा। कॉस साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 का कितना हो जाएगा, 0। तो विशेष स्थितियों में मैं सीधा शॉर्टकट में लिखता हूं, यदि नंबर 1 इफ, या फिर लिखो हिंदी में, यदि थीटा बराबर कितना है, अगर हम न्यूनतम मान निकाल रहे हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर थीटा 0 होगा तब हमें न्यूनतम मान प्राप्त होगा, न्यूनतम। तब हमारा जो टर्म है वो एक्चुअल में क्या होगा, टर्म मिनिमम हो जाएगा, टर्म मिनिमम, ठीक है। या फिर सीधा लिखते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री तो थीटा टर्म बराबर, टर्म मिनिमम बराबर पी ई साइन, थीटा की जगह कितना लिखना है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0। तो पी ई का 0 से गुणा करूंगा तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये पूरा कितना बन जाएगा, 0। इसीलिए इसको मिनिमम वैल्यू कहते हैं, कि अगर न्यूनतम मान पूछे तो आपको थीटा की जगह 90 डिग्री 0 डिग्री पुट कर देना है बस, ये न्यूनतम मान आएगा, मिनिमम वैल्यू आ गया। और अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है तो 0 डिग्री आल्सो आपका 180 के केस में भी आ सकता है, 180 पे भी 0 ही आएगा। और मैक्सिमम निकालना हो, पूछा जाएगा किस स्थिति में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, तो कब होगा, जब वो 90 डिग्री पे बिल्कुल खड़ा हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री पे स्थित हो वह विद्युत द्विध्रुव, तब उस पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होगा। तो अधिकतम को क्या कहते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम। तो पी ई साइन थीटा की जगह 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आंसर आ गया, टर्म एक्स बराबर पी ई का गुणा 1 से करोगे तो पी ई आएगा। ये तब है जब ये आंसर क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम विद्युत क्षेत्र के बारे में जो भी पढ़ रहे थे, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट, 0 डिग्री पे सबसे कम मान, 90 डिग्री पे सबसे ज्यादा मान, उतार लो इसे। ये उतारा है आपने ये सब, अच्छा ये तो उतार दिया ना, ये उतार लो, विशेष स्थितियां, बस इतना। इसके बाद कल से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे चैप्टर के थोड़ा बहुत।